इनकम टैक्स के बारे में पहले से कुछ भी जानते हैं, सुने हैं? कुछ भी? प्रॉफिट के ऊपर लगने वाला कोई टैक्स है वो इनकम टैक्स है। और क्या सुने हमने इनकम टैक्स के बारे में? इनकम टैक्स के अंदर में किसान की एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट रखा गया है। एग्जेम्प्ट शब्द भी इन्होंने यूज किया, बहुत अच्छा। और एग्जेम्प्ट का मतलब फ्री रखा गया है, छूट दी गई है। किसान की बात भी हो गई, एग्रीकल्चर इनकम की बात हो गई। मतलब एक साथ बहुत सारे शब्द नए नए आ गए। हेलो, एक साथ बहुत सारे नए वर्ड्स आ गए, ठीक है। और क्या सुना इनकम टैक्स के बारे में हमने? कुछ भी सर, जेब में बहुत भार पड़ता है, ऐसा कुछ? हाँ, इनकम के ऊपर टैक्स लगता है तो बहुत दर्द होता है। अच्छा, मरहम नहीं है ये दर्द है, मरहम हम लोग हैं। और क्या सुना इनकम टैक्स के बारे में? आपने तो कुछ तो सुना होगा, बहुत कुछ सुना है। बताओ। कंपोजिशन लेवी एक शब्द इन्होंने यूज किया जो इनकम टैक्स में नो नहीं लगता है। वो जीएसटी और वैट का एक तरीके का प्रावधान है जो कुछ छूट देता है अलग तरीके से। वो जीएसटी और वैट के समय में जब करेंगे तो पढ़ लेंगे उसको। इनकम टैक्स में वो वर्ड नहीं आता है, ठीक है, कंपोजिशन। और क्या सुना है हमने इनकम टैक्स के बारे में? कुछ तो सुना है, आपने सुना होगा। हाँ, इनकम टैक्स चोरी के बारे में सुना है कि चोरी करोगे तो मार पड़ेगी और रेड होगी ईडी की, ठीक है। वैसे ईडी रेड क्यों करता है इनकम टैक्स की चोरी में? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो खुद रेड करने जानता है, ईडी क्यों रेड करता है? समझेंगे ईडी क्या है, इनकम टैक्स क्या है, और दोनों की रेड अलग अलग होती है और दोनों एक साथ भी रेड कर सकते हैं। ओ माय गॉड। अच्छा, और 12 लाख तक की इनकम टैक्स में छूट है, या 12 लाख सालाना, यानी कि 1 लाख रुपए महीना आप अगर कमाते हो तब तक आपको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपकी पूरी इनकम जोड़ के 12 लाख है ना। कोई एक इनकम 12 लाख हो और कोई एक इनकम 1 लाख अलग से हो तो फिर आप 13 लाख हो जाते हो, तो आप फिर 13 लाख के हिसाब से कैलकुलेशन होगा, है ना। और क्या सुना है हमने? अलग अलग वस्तु नहीं, अलग अलग स्लैब पे, उसको हम स्लैब बोलते हैं। कल हमने देखा था कि स्लैब्स होते हैं, अलग अलग रेंज बनी रहती है, उस रेंज के हिसाब से अलग अलग परसेंटेज होता है। और ये स्लैब जो चीज़ है ये आप लोगों को बिजनेस की जगत में और भी देखने को मिलेगी। जैसे डिस्काउंट्स होते हैं ना, दिवाली स्कीम, तो उसमें स्लैब होता है। 1 लाख का माल बेचा तो फ्रिज, 3 लाख का माल बेचा तो बुलेट, 6 लाख का माल बेचा तो थाईलैंड, है ना। ऐसे कर करके स्लैब बने रहते हैं। तो जिस स्लैब में आप बैठते हो उसकी स्कीम को आप अचीव कर लेते हो। ठीक वैसे ही स्लैब कई जगह होते हैं, बहुत सीरियस लेवल पे भी देखने को मिलेंगे। इनकम टैक्स का स्लैब हमने कल देखा था कि ये 12 लाख रुपए तक सरकार टैक्स नहीं ले रही है, जीरो टैक्स ले रही है। लेकिन जो स्लैब्स थे वो 12 लाख तक पहुंचते पहुंचते तो कुछ टैक्स ले रहे थे, दिख रहा था, है ना। 5% इसमें, फिर 10% उसमें, लेकिन वो 12 लाख तो नहीं था। 12 लाख पहुंचते पहुंचते तो हमारा 10% टैक्स लग जा रहा था। तो फिर 12 लाख फ्री कैसे हुआ? क्या जानते हैं हम लोग? बताओ। आज पूरा ना घड़ा खाली कर दो, जितना जानते हो उल्टी कर दो पूरी। हमारे टीचर्स हम लोग ऐसे ही बोलते थे, जो जानते हो यहीं के यहीं उल्टी करके जाओ। बताओ और क्या जानते हैं इनकम टैक्स के बारे में? डिडक्शन नाम की कोई चीज होती है, यस, वेरी गुड। और ये डिडक्शन का मतलब, इंग्लिश वर्ड का मतलब होता है बस घटाना, माइनस करना। डिडक्शन यानी कि घटाना। क्या चीज को किस नियम से कितना घटाना है वो बाद में। यस, इनकम टैक्स में कुछ डिडक्शंस मिलती हैं जो आपको इनकम को घटाने का जगह देती हैं। अगर आप इनकम घटाओगे तो टैक्स कम लगेगा, तो डिडक्शन से इनकम घटेगी। तो डिडक्शन क्या होता है जिससे इनकम घट सकती है, उसको जानेंगे इनकम टैक्स के अंदर, और फिर उसी इनकम निकलेगी। खुशबू, आप इनकम टैक्स के बारे में क्या क्या जानते हो? वाह वाह, इनकम टैक्स आप सरकार से थोड़ी लोगे, हाँ तो पे करना होता है। अच्छा, इनकम टैक्स पे करना होता है, चलो ये भी अच्छी बात है। इतना, हाँ, जो टैक्स इनकम के ऊपर लगता है उसको इनकम टैक्स बोलते हैं, और ये हमको पे करना होता है। मैडम बहुत बचपन में बुनियादी लेवल पे जाके समझा रही है कि जैसे 5-7 साल के बच्चे को समझाते हैं ना, सुनो इनकम टैक्स हमको देना होता है, मोदी जी हमको नहीं देंगे। तो ये भी तो जरूरी है ना समझना, डेटा का फ्लो, टैक्स का फ्लो, किससे किसको जा रहा है। मत डिस्कस करो इसको, फिर यहीं चिपक फंसोगे जब किसी दिन इस सिचुएशन पे कुछ मुद्दा उठाना होगा
कि अरे ये टैक्स मेरे को देना होता है या सरकार भी हमको देती कभी कभी, और उस दिन रुक जाओगे, नहीं यार ढांचे के रूप में तो नहीं पढ़ा इसको कि सरकार देती है कि नहीं। हाँ ऐसे तो पता है नहीं देती है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता। हाँ हाँ, तभी तो उसको रिफंड बोलते हैं ना, वो आप ही का पैसा है, तभी तो वो रिफंड है, क्योंकि वो किसका पैसा है, आप ही का पैसा, आप ही को वापस हो रहा है। सरकार आपको टैक्स पे कर रही है क्या? नहीं, आपने जो यहां वहां से सरकार को कभी दे दिया होगा गलत सही तरीके से, उसका वो रिफंड कर रही है, इसलिए उसको रिफंड कहते हैं। सुने हम कमल, ठीक है आगे बढ़े। इनकम टैक्स में आप कुछ भी नहीं जानते हो तो हम लोगों को जागरूक करो, हम लोगों को इनसाइट्स दो इनकम टैक्स की कुछ क्या जानते हो आप? इनकम पे लगता है, ओके। कोई सी भी इनकम हो लगेगा ही लगेगा, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है जबकि 12 लाख की छूट है? तो मतलब मैं 12 लाख कमा रहा हूं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है ओके गुड, जाओ नो टैक्स, जीरो। मैं 12 लाख 1 रुपए कमाता हूं तो क्या बोलेगा डिपार्टमेंट? पूरे 12 लाख 1 रुपए पे टैक्स लाओ, चलो। हाँ 4 लाख की छूट दे देंगे, बेसिक एग्जामिशन लिमिट फर्स्ट स्लैब नील, 4 लाख की छूट मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद जो स्लैब्स हैं वो अपने हिसाब से चलेंगे जैसा जैसा कैलकुलेशन थी। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि कानून में शब्दों में बहुत बड़े बड़े गेम खेल रहे हैं ये लोग। कैसा कि पहले उन्होंने बोला कि ये है हमारा सीधा सीधा ढांचा कि 4 लाख पे 0, 4 से 8 लाख पे 5%, 8 से 12 पे 10%, 12 से 16 पे 15%, 16 से 20 पे 20%, याद नहीं आ रहा मुझे, 20% है ना, हाँ 20%, 20 से 24 पे 30, 25%, 24 प्लस पे ये स्लैब बना दिया। एक सिंपल सीढ़ी उन्होंने बना के आपको दे दी। साइड में कहीं पर लिख दिया कि सुनो 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 सुनो, अगर टोटल इनकम 12 लाख के अंदर है, 1 रुपया भी ऊपर नहीं। अगर टोटल इनकम 12 लाख से कम है तो जो भी ये जो सीढ़ियों में बैठ बैठ के आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो ना, हम इसको माफ कर देंगे। डिडक्शन के रूप में आपको ये छूट दे दी गई है। सॉरी, एक गलत शब्द यूज किया मैंने, डिडक्शन नहीं, रिबेट, रिबेट के रूप में, कि आपको माफ कर दिया। वो टैक्स निकल रहा है, एक्चुअली निकल रहा है, लेकिन मैंने माफ कर दिया। एक लिमिट दे दी उन्होंने कि 12 लाख के अंदर हो गए तभी ये काम बनेगा। लेकिन 12 लाख से 1 रुपए ऊपर गए तो पूरा ऊपर से जितना माफ किया है ना, सब का सब लूंगा मैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 रुपए पे टैक्स ले लूंगा, या ऐसा नहीं कि 13 लाख हुआ तो सिर्फ 1 लाख रुपए पे टैक्स लूंगा, ऐसा नहीं है। हमारा इनकम टैक्स फिलहाल तो ऐसा नहीं है। सुनने में थोड़ा सा खराब लग रहा है ना, थोड़ा सा दर्द नहीं कर रहा है कि अगर मैं 11,99,000 कमाता हूं या 12 लाख कमाता हूं तो मेरा 1,20,000 के लगभग का जो टैक्स है वो जीरो लग रहा है। लेकिन अगर मैं 12 लाख 1 रुपए एक्स्ट्रा कमा दिया, मेरे भाई रिपोर्ट्स में आ गई इनकम, मैं क्या करूं, मैं छुपा नहीं सकता, आ गई, 1 रुपए बढ़ गया, पूरा 1,20,000 जो छूट रहा था पूरा टैक्स देना है। 1 रुपए की वजह से। 1 रुपए की कीमत तुम क्या जानो अकाउंटेंट बाबू, ये है 1 रुपए की कीमत। 1 रुपए से स्लैब चेंज हो जाता है। 1 रुपए की अकाउंटिंग कंपलसरी हो जाती है अगर डॉक्यूमेंट निकल जाता है, जैसे कि इनवॉइस, क्रेडिट नोट, अगर वो बन गया, बैंक में एंट्री आ गई तो करनी पड़ेगी। 1 रुपए हो चाहे 25 पैसा हो, करनी पड़ेगी। 1 रुपए की कीमत आप समझ रहे हो? 1 रुपए से इनकम टैक्स का स्लैब बदल जाता है भाई। 1,20,000 का झटका फटका लग जाता है 1 रुपए की वजह से। हमने लगते हुए देखा है। उसके बाद क्लाइंट बोलता है हमको, सर टैक्स बचाओ ना, आप तो उसी के लिए बैठे हो। मैं भाई टैक्स बचाने के लिए नहीं बैठा हूं, जो नियम कानून है उसका कंप्लायंस और पालन कराने के लिए बैठा हूं। वहां कहीं पर कुछ गड्ढा खचवा होगा तो बता दूंगा कि भाई यहां टैक्स बच सकता है, लेकिन जबरदस्ती थोड़ी ना करूंगा, उसी के लिए थोड़ी ना बैठा हूं। हाँ, तो बोला चलो बताओ कैसे करना है। मैं बोला आपने सैलरी कमाई है 12,25,000, हाँ, तो मैं 12,25,000 के फिगर को झूठ बोल के 11,90,000 कर देता हूं, आप बोलोगे तो? नहीं 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 नहीं,
झूठ नहीं बोलना है, और कोई रास्ता दो, और कोई रास्ता नहीं। डॉक्टर से तुम बोलो कि मेरे को कैंसर हो गया है, मेरा इलाज कर दो, बोलेगा ठीक है इसका इलाज ये है कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ऐसा करना। अरे नहीं नहीं यार, मतलब पैसा जो लेना ले लो, बिना ऑपरेशन कैंसर जड़ से खत्म कर दो, बस एकदम मेरे को पहले वाली लाइफ जीनी है अपनी। है क्या पॉसिबल? इसको बोलते हैं डैमेज कंट्रोल। डैमेज तो होगा, हो गया है, कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। आप अपनी इच्छाएं थोड़ी नीचे लेके आओ, ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स में यही सारे प्रावधान जब आप लोग पढ़ लोगे, समझ लोगे अच्छे से, उसके बाद जाके आप लोगों को उसमें रास्ते दिखने लगते हैं। जैसे चलो, इनकम टैक्स में हमारे पास सरकार को टैक्स देना होता है, एक परसेंटेज से कैलकुलेट होता है, कुछ स्लैब्स हैं, कुछ छूट है, और सारी इनकम पे टैक्स लगता है। इतना हम समझ गए, ठीक है। इस पे कोई सब लॉजिकल और पहले से ज्ञान था इसका, वो सारी बातें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं एक स्टेप। आपकी इनकम को सरकार ने पहले ही 5 हिस्सों में बांट के रखा हुआ है, हमारे सामने वो नाम लिखे हैं। इन 5 हिस्सों में ही सरकार आपकी इनकम को आंकड़ा करेगी, और हर इन 5 कैटेगरी को, ग्रुप को इनकम टैक्स ने ये नाम दे रखा है जिसको बोलते हैं हेड्स, यानी कि मुंडी, ठीक है। हेड्स यानी कि कैटेगरी मान लो, हेड्स यानी कि टॉपिक मान लो, सब्जेक्ट मान लो, हेडलाइन मान लो। हेड्स मतलब एक तरीके का कैटेगरी। उसने आपकी, हम सब की, देश के जितने लोग हैं नागरिक, अमिताभ बच्चन भी आता है और आप में भी आते हैं, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है इनकम टैक्स के लिए। वो हम सब की इनकम को 5 कैटेगरी में बांट के देश के हर एक नागरिक को कवर कर जाता है, ठीक है। और सबसे लास्ट में चिल्लड़ टॉपिक तो दे दिया उसने, अदर्स। अदर्स का मतलब क्या है? अभी अभी देखा था हमने। अदर्स मतलब एक शब्द देखा था, बैलेंस शीट का एक शब्द, सन्ड्री। अदर्स मतलब सन्ड्री, अदर्स मतलब, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब अदर्स, चिल्लड़। सन्ड्री का मतलब यही होता है। तो अदर कैटेगरी बोल के उसने, आप बोलेंगे कि मेरे को, मैं तो यहां से कमाती हूं, हाँ अदर्स है ना मैडम, उस कैटेगरी में आप बैठ जाओगे। तो 5 कैटेगरी है, 5 में से 5वीं याद हो गई कि नहीं? 5वीं याद हो गई कि नहीं? 5वीं में किसी को डाउट है? सर अदर्स क्या होती है? पक्का? जो 4 कैटेगरी में नहीं बैठेगा वो कहां बैठेगा? क्लियर? पहली कैटेगरी हाउस प्रॉपर्टी। हाउस शब्द का मतलब, हाउस का मतलब, प्रॉपर्टी का मतलब घर, हाँ जायदाद, संपत्ति। प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति, ठीक है। हाउस मतलब घर। एक बात जान लो, हाउस मतलब घर नहीं होता है। हाउस मतलब एक तरीके की कोई बिल्डिंग होती है, घर मतलब होम होता है। होम मतलब घर होता है, ठीक है। और जब हाउस बोला जाता है ना, मतलब वो किसी स्ट्रक्चर की बात कर रहा है जो रहने के काम आता है। कोई बात नहीं, रहने के काम आता है, लेकिन 2 घंटे रहते हो कि 10 घंटे रहते हो उससे फर्क नहीं पड़ता। हाउस मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर कुछ रहने के काम आता है। वो दुकान भी कहलाएगी, क्योंकि दुकान में भी आप 12 घंटे बैठते हो, वहां पर सुविधाएं रहती है। हाउस। होम जो आपका घर है। तो इसके अलावा क्या बच गया? कमर्शियल बिल्डिंग, फैक्ट्री, गोदाम, प्लांट, जहां रहते नहीं हो, जो किसी मकसद से यूज हो रहा है, कोल्ड स्टोरेज, ये सब होते हैं। तो ये अदर कमर्शियल प्रॉपर्टीज हो गए। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी जब बोला जाता है तो इनकम टैक्स अपनी डेफिनेशन को एकदम क्लियर है कि दुनिया में किसी भी प्रॉपर्टी से अगर आपको रेंट आता है वो यहां जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी। क्योंकि कानून के पास एक अधिकार है, वो अपने कानून में लिखे हुए शब्दों को खुद से डिफाइन कर देता है कि मैं अगर ये वर्ड कानून के ऊपर लिख रहा हूं ना, हाउस प्रॉपर्टी, इस किताब के अंदर, इस कानून के अंदर, इस इनकम टैक्स वाली किताब के अंदर कोई भी शब्द अगर यूज हुआ है, वो शब्द इस किताब के अंदर ही डिक्शनरी की तरह समझा दिया जाएगा। बाहर झांक के मत देखना। तो जब मैं इनकम टैक्स पढ़ रहा हूं ना, और यहां पर एक शब्द आया हाउस प्रॉपर्टी, तो पहले मैं ये नहीं सोचूंगा हाउस प्रॉपर्टी मतलब हाउस और प्रॉपर्टी होता है। पहले मैं ये सोचूंगा कि इस हाउस प्रॉपर्टी शब्द को क्या इसी किताब में डिफाइन किया गया है क्या, डेफिनेशन की तरह, डिक्शनरी की तरह, क्या वोकैबुलरी की तरह कहीं पर ये शब्द लिखा हो और उसका मतलब समझाया गया हो। अगर हां, तो इस किताब में जो उसका मतलब लिखा है वही उसका मतलब है। बात बाहर उसकी दुनिया में क्या मतलब है मेरे को फर्क नहीं, क्योंकि उस कानून में वो शब्द लिखा है
और वही कानून अपने ही शब्द को समझा रहा है खुद ही, उसी किताब के अंदर ही लिखा हुआ है। तो बाहर जाके मैं उसका मतलब नहीं देखूंगा, कहीं से नहीं पूछूंगा, ठीक है। तो हाउस प्रॉपर्टी को इनकम टैक्स ने समझाया हुआ है। कोई भी दुनिया का स्ट्रक्चर जिसके पीछे आपको रेंट आता हो, वो स्ट्रक्चर टेम्पररी स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। टेम्पररी स्ट्रक्चर का मतलब, रेंट तो हमको जनरेटर का भी आता है, शादियों में लगा रहता है बाहर, उसका भी रेंट आता है ना, लेकिन क्या वो फिक्स्ड स्ट्रक्चर है? उसके नीचे पहिए लगे हैं और वो मूवेबल है, यहां से वहां ले जाया जा सकता है, वो फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है। फिक्स्ड स्ट्रक्चर, एक और एग्जांपल देता हूं, माता का पंडाल लगा है, फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, रेंट आ रहा है, क्या उसको हम हाउस प्रॉपर्टी में गिनेंगे? माता का पंडाल लगा है, रेंट आ रहा है, फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, भाई बांस बल्ली सब बंधी हुई है, ऐसे हटा के ले जाया नहीं जा सकता कहीं, क्या वो फिक्स्ड स्ट्रक्चर है? नहीं, वो फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड का मतलब थोड़ी देर के लिए फिक्स नहीं, हमेशा के लिए फिक्स। जैसे ये बिल्डिंग, ये हमेशा के लिए फिक्स है। इस बिल्डिंग को अभी ये प्लस में खड़ी है, ये माइनस हो सकती है कि पूरी धाराशाही कर दो, खत्म कर दो, उसके बाद भले नहीं बना देना, लेकिन अभी जब ये बिल्डिंग है तो ये बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग जब नहीं होगी तो नहीं होगी, इसलिए ये फिक्स है। इसको कहीं ले जा नहीं सकते, इसको मोल्डिंग नहीं कर सकते, कुछ नहीं, ये बिल्डिंग है, इसको फिक्स्ड बोलेंगे। तो कोई भी स्ट्रक्चर जब परमानेंट फिक्स्ड होता है, आपके घर के ऊपर लगा सोलर सिस्टम क्या परमानेंट है? नहीं है, लेकिन आपके घर की छत परमानेंट है? समझ गए? अब अलग से एक्स्ट्रा नॉलेज जोड़ सकते हैं अपन सवाल पूछने के लिए, कि अगर मेरे को मन करे कि मैं अपनी ही बिल्डिंग के नीचे कुछ डालूं, ऐसे 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 घस घस के नीचे चक्के लगा के ले जाना चाहूं, हैवी क्रेन बुला के, तो सर वो तो मूव हो जाएगी? हाँ हो जाएगी, पहले करके दो। क्या आप करोगे? क्या आप करते हो? ख्याली पुलाव से कानून नहीं चलता है। कानून चलता है कि लोगों में क्या चलता है, उससे कानून चलता है। तो लोग जो चलते हैं, जो फॉलो करते हैं, जो हो रहा है, उसके आधार पे कानून बनाए जाते हैं। लोग चोरी कर रहे हैं, यहां लिख दो और एक नया नियम डाल दो तो चोरी ना कर पाए। सुनो, ऐसे 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 करना है, कैश में किसी को पेमेंट नहीं करनी है, जो होगी बैंक से होगी, चोरी कम हो गई। हुआ ये यूपीआई आते ही लोगों के मुंह से कहीं सुना आप लोगों ने, अरे टैक्स का झंझट बढ़ गया है, अरे सरकार को टैक्स अब ज्यादा जा रहा है? सुना आपने? यस, सरकार का टैक्स का कलेक्शन कितना बढ़ गया है, कितना हो गया जीएसटी कलेक्शन। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, 2017 में जब पहली बार जीएसटी आया था तो पर मंथ जीएसटी कितना कलेक्ट होता था सरकार के पास, आप लोग को पता है? 2017 में, जुलाई 2017 से ये फिगर गूगल में मिल जाएगा। पर मंथ सरकार को टैक्स कितना कलेक्ट होता था, उसका डाटा 2017 के मंथली से आज तक सरकार मंथली इसको रिपोर्ट करती है, पब्लिक में ओपन करती है। आपको 1, 2, 3 तारीख के आसपास ये डाटा मिल जाएगा, पिछले महीने कितना आया। चलो तो ऐसे करते हैं, आज की डेट में सरकार को पर मंथ कितना जीएसटी आता है पता है? 2 लाख करोड़ पर मंथ। आज की डेट में सरकार को सिर्फ जीएसटी से कलेक्शन होता है। ये डाटा पब्लिक डाटा है। कितना? 2 लाख करोड़। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 1000 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, इतना पैसा सरकार को आता है। ठीक, 2017 की जुलाई के पहले महीने में सरकार को 70,000 करोड़ भी नहीं आए थे, 60,000 समथिंग आए थे। सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन देख रहे हो, आसमान छू रहा है। सेम विद इनकम टैक्स, सेम विद इनकम टैक्स। जब हमने सीए की पढ़ाई शुरू की थी तब सरकार को 11-12 लाख करोड़ रुपए साल में रिसीव होता था इनकम टैक्स, टोटल साल का 1 लाख करोड़ एक महीना। आज इनकम टैक्स हो गया 2 लाख करोड़ एक महीना, साल का लगभग 24 लाख करोड़। 24 ये, 24 लगभग वो, तो दोनों हो गए कितने? 48, लगभग 45-46 के आसपास का है ये फिगर, जो टोटल फिगर है दोनों जोड़ के। और हर साल
फरवरी की 1 तारीख को सरकार ये बजट में सुनाती है बोल बोल के कि हमको इतना आ रहा है, इतना आया था, इतना आएगा, इतना एस्टिमेट है, इतना सोच रहे हैं, एक्स्ट्रा आने वाला है, तो हम बजट बनाएंगे कि इतना एक्स्ट्रा आएगा तो उसको एजुकेशन में इतना देंगे, हाईवे में इतना देंगे, फलाना स्कीम में उतना देंगे, फलाना स्कीम में उतना देंगे, एक्सपोर्ट वालों को, बिजनेस वालों को, लोन वालों को, सबको पैसा बांटते रहते हैं फिर इधर उधर करके। और ये जितनी भी योजनाएं अनाउंस होती है ना चुनाव के आसपास, और उन योजनाओं के तहत जब आपके खाते में 1000, 500, 3000 लोन माफी ये सब आता रहता है अलग अलग किस्म से, किसानों को अलग आएगा, उज्ज्वल योजना का अलग आएगा, गैस सिलेंडर का अलग आएगा, सब पैसे आते हैं ना। ये सारे पैसे सरकार के खाते से डायरेक्ट आपके खाते में पहुंच रहे हैं, इसीलिए इनको डायरेक्ट बेनिफिट बोला जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये आधार के आने के बाद हो पाया है, पहले ये आपके नाम से निकलते थे लेकिन आप तक पहुंचते नहीं थे। ये सारी योजनाएं अनाउंस होती थी तब भी चुनाव के समय में कि महिलाओं के लिए ये, बच्चों के लिए ये, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स लोग के लिए ये, लेकिन आप तक वो पहुंच नहीं पाती थी। ईआरपी और कंप्यूटर्स की मदद से अब चोरी कम हो गई है, ना सिर्फ सरकार की बल्कि टैक्स पेयर्स की भी। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, ठीक है, पकड़ा जाता है सब कुछ, लेकिन जो इस कंप्यूटर के टॉप लेवल पे बैठा है ना, मान लो इस कंप्यूटर को मैं ऑपरेट कर रहा हूं, मैं मालिक हूं, तो सारा का सारा डाटा मेरे कंट्रोल में है, मैं चेंज भी कर सकता हूं जिसका मर्जी। ये खाली हमारी चोरी पकड़ने के लिए है कि हम चोरी ना करें, लेकिन जिन लोगों ने ये सॉफ्टवेयर बनाया है वो कुछ भी कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के साथ। अगर आप ये सोचोगे कि यार एक एक आदमी का एक एक ट्रांजैक्शन ट्रैक हो रहा है, ऐसे कैसे, सब पक्के में होता है, सब रिकॉर्ड में होता है। हाँ, उनके ट्रांजैक्शन बिना रिकॉर्ड में चढ़े भी प्रोसेस हो जाते हैं क्योंकि उनको बाईपास मिला है ना, होता है। उनके लोग, ये लोग कौन है मुझे भी नहीं पता, लेकिन हैं, होते हैं और कंफर्म होते हैं और बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं, 2, 4, 10 लोग नहीं होते हैं। लगभग टॉप के जितने लोग हैं देश के, स्पेसिफिकली पॉलिटिक्स साइड से कनेक्टेड, लगभग लोग इस कैटेगरी में हैं जो ऐसे नहीं तो वैसे किसी न किसी तरीके से बेनिफिट उठा लेते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या था अल्टीमेटली, कि हाउस प्रॉपर्टी की जो रेंट है, वो कोई भी रेंट हमको रिसीव होगी वो इस कैटेगरी में इनकम टैक्स में फॉल होगी। अब इस कैटेगरी में फॉल करने से कुछ अलग फर्क पड़ता है क्या? यस, क्योंकि इस कैटेगरी में एक छूट दी गई है कि अगर आपको साल का 100 रुपए रेंट रिसीव हुआ तो 30 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मान के हम माइनस कर देंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन मान के माइनस कर देंगे, सिर्फ 70 रुपए को आपकी इनकम या प्रॉफिट मानेंगे। यह है हाउस प्रॉपर्टी की क्वालिटी। बिजनेस में ये अलाउ नहीं करेगा क्योंकि बिजनेस में 70% से ज्यादा खर्चा होता है, बल्कि 98% खर्चा होता है, तो 2% मुनाफा बचता है। जो बिजनेस किया उसको पता होगा। ये 2% मुनाफा बचता है और सरकार बोलेगी कि नहीं, तुमको 100 रुपए आई सेल, ठीक है, 30 रुपए माइनस करो, 70 रुपए तुम्हारा प्रॉफिट मानेंगे। चलेगा क्या? तो वहां नियम अलग है। इसलिए बिजनेस और प्रोफेशन में हम अलग तरीके से बात करेंगे, वहां छूट अलग मिलेगी, वहां पर ढीलापन, टाइट, अलग अलग है सब नियम। हाउस प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं सिर्फ एक चीज की, यदि फिक्स्ड स्ट्रक्चर है हाउस प्रॉपर्टी वो कहलाएगा, उस पे जमने वाला कोई भी रेंट इस कैटेगरी में बैठेगा। इस कैटेगरी में बैठते ही इस कैटेगरी के सारे नियम कानून उसके ऊपर छप जाएंगे, जिसमें से एक छोटा सा टुच्चा सा नियम बोलता है कि आपको 30% की स्टैंडर्ड छूट दे दी जाएगी, सिर्फ 70% पे टैक्स लगाया जाएगा। और ऐसे और भी नियम है, इसमें बहुत सारे नियम है। इस कैटेगरी में बैठेंगे तो कि उस इनकम को कैसे टटोला जाएगा, उस इनकम में और क्या क्या छूट है, वगैरह वगैरह वगैरह। सेकेंड कैटेगरी आती है कैपिटल गेन्स। ये तो हम सब जानते होंगे, पिछले 5-6 सालों से तो पूरे इंटरनेट पे छाया हुआ है ये वर्ड। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शेयर मार्केट पे जो टैक्स लगता है, सरकार टैक्स बहुत ज्यादा ले रही है, कम करना चाहिए, न्यूज की चर्चा में रहता है ये टॉपिक हमेशा। कौन? कैपिटल गेन्स, एक अकेला यही टॉपिक। तो जब आप शेयर मार्केट में लेन देन करते हो किसी भी शेयर की अपने ऐप से, तो उसमें जब कमाओगे या नुकसान करोगे, जो भी करोगे, मान लो नुकसान हो गया तो बहुत दुख होता है ना। तो अगर मान लो कमा लोगे तो सरकार बोलेगी कि चलो इस पे टैक्स पटाओ, कैपिटल गेन्स पे चलो टैक्स पटाओ। और आपका टैक्स कैपिटल गेन्स एक फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा कि शेयर कब बेचे थे, कब खरीदे, कितने का बेचे, कौन सा शेयर था, क्या प्रॉफिट आया, उसके हिसाब से परसेंटेज निकालो और टैक्स पटा दो। पूरी कैटेगरी अलग है। हाउस प्रॉपर्टी में अलग बात होती है, तो यहाँ पूरी अलग बात होती है कैपिटल गेन्स में। A to Z चेंज हो जाएगा सब कुछ। और फिर आप मान लो नुकसान कर दिए तो यहां पर ऑप्शन भी है
इनकम टैक्स में कई जगहों पे ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं कि अगर आप कमाए तो टैक्स दो, लेकिन अगर नहीं कमा पाए, उल्टा नुकसान हो गया, आपका धंधा है, बिजनेस है, शेयर मार्केट है, उल्टा नुकसान हो गया, तो उसके लिए राहत भी दी गई है कि आप 8 साल तक इस लॉस को आगे लेके जाओ, कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाओ, और जिस दिन आपको फिर प्रॉफिट होगा, जब भी होगा, इस लॉस को वहां एडजस्ट कर देना और मुझे इनकम टैक्स उतना कम पटा देना। तो कैरी फॉरवर्ड की सुविधा है। कई सारे कैटेगरी में ऐसा है, धीरे धीरे बारीकी में जाएंगे तो समझेंगे उसको, ठीक है। सेकंड कैटेगरी थी हमारी कैपिटल गेन्स। इतना समझ लो कि कैपिटल गेन्स मतलब सिर्फ 2 चीज आती है इसमें, एक होता है शेयर मार्केट जो हमने अभी भी बता दिया, दूसरा होता है जमीन जायदाद, बस। उसके अलावा बाकी सब इसमें हवाबाजी है, अंदर घुस घुस के ही बहुत बारीकी में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। मोटे मोटे रूप से ये 2 चीजें हैं जो शेयर मार्केट में और लैंड या प्रॉपर्टी में जब हम बेचते हैं, खरीदते हैं, तो कैपिटल गेन्स कवर होता है, इस हेडिंग के अंदर जाता है। फिर यहां नियम कानून हमको रेफर करने पड़ते हैं, ये चैप्टर है, मान के चलो, ठीक है। किसी को अभी तक बिजनेस प्रोफेशन के टॉपिक के बारे में कुछ पता है? बिजनेस और प्रोफेशन हेडिंग, इस हेडिंग के अंदर इनकम जाएगी तो कौन सी जाएगी? अकाउंटिंग सर्विसेज एक प्रोफेशनल काम हो गया, और डॉक्टर, सीए, एडवोकेट, और क्या बोल रहे थे? हाँ, इंजीनियर मतलब आर्किटेक्ट हो गया, इंटीरियर हो गया, ये सब इंजीनियर में आ गए, सिविल इंजीनियर हो गया, सब इंजीनियर कैटेगरी पूरा प्रोफेशनल्स में आ गए। ये सारे आजकल तो नई नई कैटेगरी आ गई हैं। इन्फ्लुएंसर्स को बिजनेस कर रहा है बोलोगे कि प्रोफेशन कर रहा है बोलोगे? मार्केटिंग, अपनी कला, वीडियो रिकॉर्डिंग, बोलना, स्क्रिप्टिंग, ये सब तो कला का काम है ना, ये इसमें बिजनेस नहीं है, ये प्रोफेशन है, आप सर्विसेज देते हो, ठीक है। ये सारे के सारे कैटेगरी प्रोफेशन के अंदर आ गए। फिर बिजनेस में क्या आया? गुड्स, क्या मतलब? ट्रेडिंग आ गया, मैन्युफैक्चरिंग आ गया, सेल परचेज ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज एक बिजनेस है, ठीक है। हम क्या किसी सर्विस को खुद नहीं प्रोवाइड करके इधर से उठा के बाईपास करके बीच में बिजनेस बना सकते हैं? बताओ एक आध सर्विस का एग्जांपल। सॉरी, ब्रोकरेज बिजनेस, ये सर्विस है, ये प्रोफेशन नहीं है। फर्क दिख रहा है? ये सर्विस है, ये प्रोफेशन नहीं है। सर्विस है तो सर्विस प्रोवाइड करने का बिजनेस है, और एक प्रोफेशनल वो सर्विस ही दे सकता है, वही उसका बिजनेस है। और तीसरी कैटेगरी जो बच गई वो है जो गुड्स पे डील करती है, क्योंकि सर्विसेज तो चला गया, अब गुड्स का क्या करेगी? मैन्युफैक्चर कर लेगी या ट्रेड कर लेगी, खरीद के बेच रही है या बना के बेच रही है। और कोई तीसरी कैटेगरी हो सकती है क्या? थोड़ा सोच के देखो, शायद कोई। ट्रांसपोर्ट एक सर्विस हुआ ना, इसमें आप दूसरे के गुड्स को अपनी जवाबदारी में लेते हो, पहुंचाते हो, और वहां जाके जवाबदारी खत्म होती है, ठीक है, ठीक है। और कोई बिजनेस का एग्जांपल दो। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? बताओ, कुछ एग्जांपल दो। चलो कोई नॉर्मल बिजनेस के एग्जांपल देते जाओ, मेरे को देते जाओ बस। घर में पापड़ बनाना है, अचार बना के डब्बे में दाना, मौसी जी का ढेचा, दुर्ग, ब्याज में, ये भी बिजनेस है भाई। फिनस्किल भी बिजनेस है, पढ़ाना हमारा बिजनेस है, सर्विस दे रहे हैं हम। ब्याज में पैसा देना वो भी एक बिजनेस है, प्रॉपर शाहूकार लोग करते हैं, चाहे अपना पैसों को चलाएं चाहे किसी से लेके चलाएं, लेकिन चला रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। ये बिजनेस रिस्क का है, पैसा डूबने का रिस्क, बड़ा रिस्क हुआ ना, पैसा डूबने का रिस्क। माल डूबने का रिस्क होता है कि भाई कोई दूध नागपुर से निकला एक ट्रक भर के और रास्ते में फट गया, तो वो रिस्क किसका था? अभी तक बिजनेसमैन का था ना, जिसने भी उस माल को खरीदा होगा, उसका रिस्क है ना। तो बिजनेस मतलब रिस्क, प्रोफेशन मतलब थोड़ा कम रिस्क लेकिन दूसरे टाइप का रिस्क, लेकिन रिस्क। सेल्फ एम्प्लॉयड बोलेंगे अगर ये सारी कैटेगरी को एक बोलेंगे तो। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि मैं किसी का एम्प्लॉय नहीं हूं, सेल्फ एम्प्लॉयड हूं। मैं क्या करता हूं? मैं इंजीनियर हो सकता हूं, मैं सीए हो सकता हूं, मैं बिजनेसमैन हो सकता हूं, मैं सर्विस प्रोवाइडर हो सकता हूं, मैं कमीशन एजेंट हो सकता हूं, मैं तो कुछ भी, मैन्युफैक्चरर हो सकता हूं, घर में पापड़ बना रहा हो सकता हूं, मेरी बहुत बड़ा प्लांट है, मैं भी उसी कैटेगरी में बैठूंगा। सब कैटेगरी एक ही है, सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। मैं बिजनेस, मैं कुछ भी कर सकता हूं। उसमें अलग अलग कैटेगरी कितनी हो गई? आप लोगों को यह दिख रहा है कि एक शब्द बिजनेस या प्रोफेशन कितने शब्दों से जुड़ के बना है,
उसके पीछे उसके कितने सारे एक्सप्लेनेशंस बैठे हुए हैं जो अभी हमने डिस्कस किए। कि एग्जाम्पल के रूप में देखो तो ये बिजनेस है, दूसरे रूप से देखो तो सर्विस कैटेगरी है, फिर नॉन सर्विस कैटेगरी है, अलग रूप में देखो तो एक प्रोफेशनल है, एक नॉट प्रोफेशनल है, पढ़ा लिखा है, सर्टिफिकेट होल्डर है और कुछ ऑथराइज्ड है गवर्नमेंट के द्वारा कुछ करने के लिए, उसी को प्रोफेशनल बोला जाता है। बस सर्टिफाइड हो किसी भी डिग्री में या किसी भी गवर्नमेंट संस्था से, सर्टिफाइड हो सिर्फ अपनी डिग्री के लिए, कला का काम हो, वर्क ऑफ स्किल, एक्टिंग, सीए, अकाउंटिंग, है ना, सब आ गया इसमें, पेंटिंग, आर्ट, सब कुछ कला का काम, और आप ऑथोराइज्ड हो उस काम को करने के लिए। मैं सीए हूं, उस बात का एक अलग डिग्री है, मेरा अलग सर्टिफिकेट है। मैं मार्केट में प्रैक्टिस कर सकता हूं, उस बात का मेरे को अलग परमिशन लेना पड़ा है। समझ गए? जैसे एक बिजनेस खोलोगे तो उसको कई रजिस्ट्रेशंस लेने पड़ते हैं अलग अलग। उसको बिजनेस चलाना भर है ना, तो उसको पहले परमिशन चाहिए नगर पालिका से कि तुम यहां किससे पूछ के धंधा कर रहे हो। नगर पालिका बोलेगी उड़ा देगी सब वहां से, किससे पूछ के तुम मोबाइल दुकान खोले हो यहां पर? भाई ये शहर है, नियम से चलता है। क्या नियम है कि कोई भी दुकान खोलेगी वो परमिशन से चलेगी, तो गुमास्ता ले लोगे या फिर परमिशन ले लोगे, दोनों में से कुछ एक। जीएसटी आके बोलेगा हेलो लेन देन कर रहे हो, दिखाओ क्या लेन देन कर रहे हो। सर मोबाइल बेच रहा हूं, 20 लाख हो गया, हाँ 30-40 लाख हो जाता है साल का, नंबर क्यों नहीं लिया अभी तक? पेनल्टी, नंबर लो जाओ, जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य 40 लाख के बाद, और ऐसे न जाने कितने नियम। ठीक है, सारे नियम आप लोगों को फॉलो करने हैं। ये बिजनेसमैन की अंदर की मेंटालिटी बता रहा हूं कि बिजनेस क्या होता है, कौन से ऐसी बात है जो बिजनेस को बिजनेस बनाती है। रिस्क, पैसा लगाना, माथापच्ची संभालना, उसके बाद वो जो हमने बिजनेस के सारे हाथ पैर देखे थे, सारे डिपार्टमेंट्स हैंडल करना। मालिक ही तो करेगा, मेरे को एचआर भी देखना है, मेरे को अकाउंट्स भी देखना है, मेरे को सेल्स भी देखना है, सब देखना है। ये है बिजनेस। और बिजनेस से थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाओ तो प्रोफेशनल और सर्विसेज आती है, लेकिन अल्टीमेटली वो भी बिजनेस है, बस नेचर ऑफ वर्क अलग है। ऐसी कैटेगरी में जब इनकम टैक्स ने इनकम बताने की कोशिश की तो क्या क्या डाला होगा सोचो तो। कैसे टैक्स लगाएगी आपके बिजनेस के प्रॉफिट पे? कुछ बोली होगी, कुछ शब्द लिखे होंगे, कुछ तरीका होगा, ऐसी गैस करो ना हवा में। ये सारी इनकम को 1 2 3 4 5 जब टोटल कर दोगे तो उसको बोलते हैं टोटल इनकम। वाह, जब सारे इनकम को टोटल कर देंगे तो क्या बोलेंगे उसको? टोटल इनकम। और ये हमारे इनकम टैक्स में लिखा हुआ है भाई, डेफिनेशन है। व्हाट इज टोटल इनकम? टोटल इनकम मींस एग्रीगेशन ऑफ ऑल द इनकम्स गिवन इन द 5 हेड्स। उसी को टेक्निकल शब्द में बोलो तो अजीब सा लगता है। चलो, बिजनेस एंड प्रोफेशन में उन लोगों ने क्या छूट दी होगी, तो छूट से पहले झटके देख लेते हैं। पहला झटका, जो आपका प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, इतना सिंपल में आया। अब प्रॉफिट की परिभाषा तो बहुत सारी हो सकती है। मैं अपनी सैलरी निकालूंगा, उसके बाद प्रॉफिट को प्रॉफिट गिनूंगा कि मैं अपनी सैलरी निकालने से पहले गिनूं? सर बोला कि जो धंधे में खर्चा हो रहा है ना उसको हटा देने का, बस ये साबित कर पाना कि वो धंधे के रिलेटेड खर्चा है। ठीक है, बस ये साबित कर पाना। अगर मैं पूछूं तो नहीं साबित कर पाओगे तो मैं नहीं मानूंगा उस खर्चे को। फिर जब खर्चा नहीं मानूंगा तो वापस जोड़ देगा इनकम में, तो इनकम और टैक्स भी। समझ गए? तो हर आदमी की क्या जद्दोजहद है कि किसी तरीके से खर्चा ज्यादा दिखाऊं, होता है, उससे इनकम अपने आप और टैक्स कम हो जाएगा। हर कोई टैक्स कम पटाना चाहता है, तो गवर्नमेंट ने एक हथियार दे दिया, एक छूट दे दी, जिसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस नाम का एक हथियार दे दिया कि जो बिजनेस के खर्चे हैं सब माइनस कर दो। और लॉजिकल है, लॉजिकल है भैया, मेरे खर्चे हटाने नहीं दोगे और तुम बोलोगे कि जितने का माल बिका सब पे टैक्स लाओ, ये क्या बात हुई? अब बहुत जल्दी इनकम टैक्स हटने वाला है, बस ये इसकी आखिरी सांसें गिन रहा है। ये धीरे धीरे आम आदमियों पे इनकम टैक्स हट जाएगा, सिर्फ कॉर्पोरेट्स पे लगेगा। इस पे ऑलरेडी 10 साल से चर्चा चल रही है, अभी चर्चा थोड़ी गरमाई 2025 में जब नया इनकम टैक्स आया तो, पर उस पे किसी ने डिसीजन नहीं लिया। पर सरकार 100% आने वाले कुछ सालों में इतनी बड़ी बड़ी राहत लेके आने वाली है, मुझे ऐसा आभास है। इनकम टैक्स पे डायरेक्ट बेनिफिट देगी कि आपको यार टैक्स देना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सब वसूल ले रही है वो। एक पेन हो, एक पार्ले जी हो, एक लाइट हो, पर्दा हो, पेंट हो,
अरे यार कहीं पर छोड़ ही नहीं रही है, जब सब वसूली ले रही है तो अलग से इनकम टैक्स क्यों? तो ये बात उनके लॉजिक में, उनके जहन में तो 20 साल से कई लोग उनको आपत्ति जताते आ रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने वाली नहीं थी कभी ढंग की। फिर अब जाके थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2, 4, 5 सालों में भी, या हो सकता है इससे जो अगली सरकार आएगी वो शायद झटका देने के लिए ये काम करे कि आप लोगों को इनकम टैक्स में बहुत राहत दे दे, आम आदमी को, सबको, और कंपनीज के ऊपर से टैक्स ना हटाए, वो लगा रहेगा। क्योंकि वहां से ना 50,000 लाख रुपए नहीं आता है हमारी तरह। हम कभी 50,000 लाख रुपए भी इनकम टैक्स नहीं पटाए हैं, और हम पटाएंगे तो 50,000 लाख पटाते समय भी हमको दर्द होगा। 50,000 रुपए इनकम टैक्स, अरे बाप रे, मेरी कमाई का 50,000 ऐसे ही चला गया क्योंकि मैं कमाया हूं बस, ये क्या बात हुई? तो कॉर्पोरेट्स वाले जो है ना 10-20 हजार करोड़ का प्रॉफिट कमाते हैं और 2, 4, 5 हजार करोड़ का टैक्स पटाते हैं। इनके टैक्स को सरकार छोड़ेगी क्या? नहीं छोड़ेगी भाई, और बनता भी नहीं है। ठीक है, आम आदमी को राहत बनता है, कॉर्पोरेट्स को राहत इसलिए नहीं बनता है। अगेन इनकम टैक्स का इंटेंशन अमीर और गरीब के बैलेंस को थोड़ा, इनकम टैक्स का इंटेंशन तो यही है ना कि अमीर और गरीब के गैप को थोड़ा सा गैप कम हो भाई, बहुत ज्यादा हो रहा है, अमीर बहुत अमीर हो रहा है, गरीब बहुत गरीब हो रहा है। इनकम टैक्स लाया इसीलिए गया था कि इस गैप को कम किया जाए, अमीर से ज्यादा टैक्स लिया जाए, गरीब को छोड़ दिया जाए, और ये जो टैक्स वसूल लिया ये गरीब के स्कीम्स के लिए यूज किया जाए। बेटी पढ़ाओ, बच्चे पढ़ाओ, ये वो सब में पैसे लगेंगे। कहां से आएगा पैसा? यहीं से आ रहा है, और इनको हम थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, तो ऐसे करके ये गैप कम हो रहा है। तो ये गैप का इंटेंशन अभी भी बरकरार रहेगा, कॉर्पोरेट्स वालों से वसूलो और आम आदमी को थोड़ा राहत दे दो। ठीक है, तो हमने चौथी हेड पढ़ ली, तीसरी हेड पढ़ ली, सॉरी चौथी तो है, पहली तो पढ़ लिए थे ना जो 5वीं थी, है ना। चौथी हेड हमने पढ़ ली कि बिजनेस है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, इस बिजनेस के अंदर कमाई है और खर्चे हैं, खर्चे काट दो, जो बच गया वो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट पे आओ टैक्स दे दो। और एक राहत की बात, लॉलीपॉप, कि भैया अगर आपने नुकसान कर दिया गलती से तो ठीक है, उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर लेना 8 साल तक, ताकि कभी फिर अगले साल प्रॉफिट होगा ना तो उस प्रॉफिट में इस लॉस को एडजस्ट करने के बाद जो बचेगा उस पे टैक्स दे देना, तो अब थोड़ी राहत होगी कि भैया अगर कभी लॉस होता है तो इनकम टैक्स आने वाले सालों में उसको मेरे को सेटिंग करने का, सेट ऑफ करने का मौका देगा। ठीक है, सबसे लास्ट आता है सैलरी। हालांकि इनकम टैक्स जब समझाना शुरू करता है तो सबसे पहले सैलरी को लिखता है, अगर आप इसका एक्ट पढ़ोगे तो, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। सैलरी मतलब अब समझाने की जरूरत है? एक बार कोशिश करो ना यार। सैलरी मतलब वेतन। किसको मिलता है वेतन? एम्प्लॉई को। मालिक को वेतन नहीं मिल सकता। मालिक अपने आप को एम्प्लॉय की हैसियत में कंपनी में दिखाता है तब वेतन निकालता है। डिसीजन खुद ले रहा है, लेकिन अपने आप को रिकॉर्ड में क्या दिखा रहा है? मैं क्या हूं? कंपनी का एम्प्लॉई। एम्प्लॉई अपने आप को कंपनी का एम्प्लॉई। मालिक एम्प्लॉयर नहीं होता, कंपनी एम्प्लॉयर होती है। एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। कंपनी या फर्म मालिक होती है, मालिक उसका एम्प्लॉय होता है। ठीक है, भले उसके हाथ में डिसीजन सारे के सारे हैं, लेकिन हैसियत उसकी एम्प्लॉय की है, कंपनी ही मालिक है। ठीक है, तो किसी को भी सैलरी मिलती है अगर एम्प्लॉय की हैसियत में, कोई भी एम्प्लॉयर दे रहा होगा, फर्क नहीं पड़ता। तो पाने वाला जो व्यक्ति है जिसको एम्प्लॉय की हैसियत से सैलरी मिल रही है, वो अपनी इनकम पे टैक्स भरेगा जब, तो इस हेड में भरेगा, सैलरी हेड में। इसके अलग छूट है, इसके अलग छूट है। अभी लेटेस्ट इसमें कितना छूट चल रहा है बताओ? न्यू रिजीम में 75,000। आप दुनिया का कितना भी रकम कमाओ, 75,000 की छूट तो आपको हम देंगे ही देंगे। ये इसका स्टैंडर्ड रूल है सैलरी हेड का। आप 25 करोड़ कमाओ तो भी आपको 75,000 की छूट मिलेगी, और उस छूट के बाद ही टैक्स लगेगा। और आप सिर्फ 85,000 कमाओ तो आपको 75,000 की छूट मिलेगी, और सिर्फ 10,000 पे टैक्स लगेगा। यानी 75,000 की छूट तो मिलेगी, इसीलिए इसको हम स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं। यानी कि ये सबको मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। सैलरी हेड के अंदर एक छूट बता दी मैंने, और ये बता दिया कि क्या चीज पे टैक्स लगेगा। आपकी सैलरी पे लगेगा, और किस पे लगेगा? सैलरी किसी को किस तरीके से आ रही है, किसी को किस तरीके से आ रही है। अभी किसी कंपनी का फॉर्म 16 दिखाऊंगा आप लोगों को। इनकम टैक्स का सीजन आ गया है ना, इनकम टैक्स डालने का समय चल रहा है अभी। 31 जुलाई उसकी ड्यू डेट रहती है। तो अभी क्लाइंट्स के डाटा आते हैं सब। तो अभी आप लोगों को कुछ क्लाइंट्स के मैं फॉर्म 16 दिखाऊंगा। फॉर्म 16 नाम वगैरह हटा देंगे हम लोग,
उस फॉर्म 16 में उसकी सैलरी का ब्रेकअप होता है कि इस व्यक्ति को इस सैलरी में क्या क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है और किस किस नाम से मिल रहा है। बोनस, खाने पीने के नाम से वाउचर, ये वो, घूमने के लिए छुट्टी के पैसा, सब मिल रहा है। ऐसा टोटल फिर दिखेगा आपको, वो लगभग 60 लाख रुपए से ऊपर चला जाएगा सालाना। हम ऐसे आदमी का फॉर्म 16 दिखेंगे जिसका एम्प्लॉयर जो नौकरी में रख रहा है वो है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट सुना हुआ है सबने? इस लेवल के एम्प्लॉयर का फॉर्म 16 जो इसने अपने एम्प्लॉय को दिया है, उसका हेड दिखेंगे फॉर्म 16 कि कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कैसा वो बनाते हैं डिटेल। जो आदमी कंपनी से 5 लाख रुपए की सैलरी ले रहा है हर महीने, उस व्यक्ति का कंपनी जब सैलरी पे कर रही है, मैं कंपनी हूं, वो रहा व्यक्ति, वो मेरे से 5 लाख रुपए हर महीने कमा रहा है, बहुत सीनियर है, बहुत एक्सपर्ट है, मेरे से इतने पैसे भी ले रहा है। मैं जब उसको पैसे दूंगा तो कौन से नियम कानून के तहत मैं अपना ब्रेकअप दिखा रहा हूं, डिटेल बना रहा हूं, सारे नियम फॉलो कर रहा हूं, टीडीएस काट रहा हूं, कितनी डिटेल में सैलरी दे रहा हूं, टोटल सैलरी, ये वो दुनिया भर की जानकारी इसके नजरिए से जाननी है आप लोग को, मालिक के नजरिए से, पैसा पाने वाले के नजरिए से नहीं। पाने वाला तो बस खुश होगा और खर्चा करेगा, देने वाला उसके ऊपर क्या करेगा वो हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोगों को पाने वाला बनना है कि देने वाला? हम सबको पाने वाला बनना है, अकाउंटेंट या देने वाला? नौकरी देने वाले अकाउंटेंट बनो, नौकरी लेने वाले नहीं। ठीक है, समझ गए? आज की क्लास ये खत्म होती है। हमारा टेक्निकल टॉपिक इनकम टैक्स, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, लेकिन ये वही बात हो गई कि अभी हम पहाड़ के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो अभी हम टहल के देख रहे थे कि इनकम टैक्स नाम की कोई चीज़ होती है, वो क्या होती है, उसमें कुछ इनकम होती है, टैक्स वैक्स निकलता है, हेडिंग वेडिंग होती है। ठीक है, कानून होता है, कुछ कानून वानून बोल रहे थे सर, अब समझ में नहीं आया, चलेगा। कुछ याद नहीं हुआ, यहाँ से खाली दिमाग जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सब्जेक्ट की सबसे अच्छी खूबी यही है कि जब दोबारा ये लाइन कहीं भी दिखेगी सब याद आ जाएगा। और अभी यहाँ से जाते जाते दरवाजे के खोलने से पहले पहले ब्लैंक हो जाओगे ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़िया हंसी मजाक करो, खेलो, जाओ, और जितनी चीज सुने हो ना, मैं आज महसूस किया हूं कि सब अच्छे से सुने हो, ये याद रह गई है। सिर्फ फर्क है कि किस दिन काम आएगी। जिस दिन काम आएगी ना, चाहे हमारी स्क्रीन में चाहे रियल वर्ल्ड में, वो चीज याद आएगी। ठीक है, सुनते जाओ बस। चले आज क्लास ओवर करें। किसी को कुछ पूछना है ऐसे ग्रुप में, नहीं तो फिर पैकअप शुरू करें, मुझे भी कहीं बाहर निकलना है। और हाँ, कल क्लास नहीं है, कल फ्राइडे है, कल क्लास नहीं है। नेक्स्ट क्लास सीधा मंडे को होगी। और जितने लोग मेरे सामने प्रेजेंट हैं, मैं 2 ऑप्शन पूछता हूं, 2 में से एक ऑप्शन आप लोगों को चूज करना है, तीसरा ऑप्शन नहीं निकल के आएगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को टाइमिंग को लेके ना, तो सॉल्यूशन के साथ बात करना, सिर्फ प्रॉब्लम मत गिनाना, क्योंकि सॉल्यूशन तो निकालना ही है। अब जितने लोग यहाँ नए लोग जुड़े हैं, इनको हम एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे, कम से कम 1 से 2 घंटे की पर डे, लगभग 10 क्लासेस जाएंगी। ठीक है, ये डेली होंगी, यस, मंडे टू फ्राइडे तक होगी, सैटरडे भी हो सकती है, सिर्फ एक्स्ट्रा वालों के लिए। ऑप्शन हो गए ये सारे। अब मैं 2 ऑप्शन देता हूं, या तो हम मंडे की जो रेगुलर क्लास है 8 से 11, इसको हम करेंगे 8 से 12 और 2 घंटे के 2 हिस्से में बांट देंगे, 2 घंटा रेगुलर, 2 घंटा बैकअप। तो आप लोगों को जो 8 से 11 आ रहे हो, सिर्फ 1 घंटा एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा, सबको इतना ही एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। मेरा प्रेफरेंस यही है। सेकंड ऑप्शन, अगर एक्स्ट्रा वाले बोलते हैं कि नहीं सुबह नहीं हो पाएगा, तो हम शाम को एक्स्ट्रा क्लास कर सकते हैं, सिर्फ 1-2 घंटे की, सिर्फ 8-10 दिन के लिए। और उसके बाद आप लोग रूटीन में आते ही रहेंगे, यानी कि सुबह भी आना है, शाम भी आना है। आपके आने जाने का झंझट शायद बढ़ जाए इसमें। और जो पुराने लोग हैं, जो पहले से आ रहे हैं काफ़ी दिन से, अगर आप लोग को भी लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है या फिर से करना चाहता हूं मैं, तो आप लोग भी वेलकम है। सिर्फ 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालना है 11 के बाद 12 तक। तो 2 ऑप्शन में से कुछ एक चूज करना हो, तो मॉर्निंग अगर 8 से 12 करना है, तो नए लोगों में कितने लोग कंफर्टेबल हैं? तो सारे नए लोग मान गए यार, अब तो कुछ बोलना ही नहीं है है ना। 100% वोटिंग पाया हूं मैं, 1 नंबर। ठीक है, चलो, तो मंडे से ये तय रहा कि 8 से 10 हमारी रहेगी रेगुलर क्लास, जिसमें आप सब लोग रहोगे ही यहीं पर। और 10 के बाद आप लोग जा सकते हैं, लगभग 8 दिन, 1 हफ्ते ये चलेगा। और उसके बाद हम 8 से 11 वापस हो जाएंगे, जब आप लोग एक स्पीड में पहुंच जाएंगे। ठीक है, इस बीच जब आप लोग कुछ नया सीख रहे हैं जीरो से,
और आप लोगों को आगे भी बढ़ना है तो हम ऐसे नए टॉपिक्स उठाएंगे जो सबके लिए नए हैं और जो हम अल्टीमेटली तो पढ़ने ही है, ठीक है। और इसमें प्रैक्टिकल भी धीरे से आ जाएगा, बेफिक्र रहो। जब टॉपिक नए नए होते हैं थ्योरी बहुत ज्यादा होती है, बैठ के सुनना रहता है, चुपचाप बोर होना है सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पानी का बोतल रखे रहो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कोई भी बात यहां पर इतनी रिपीट होगी, इतनी रिपीट होगी, इतनी रिपीट होगी कि एक बार छूट भी जाए दूसरी बार पकड़ में आ जाएगी कहीं ना कहीं से, ठीक है। चलो, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और एक बार हम सबके लिए, खुद के लिए क्लैपिंग करो, क्योंकि एक नई जर्नी की शुरुआत है, ठीक है। और मंडे सब मिलते हैं हम लोग।